ओके सो वेलकम टू प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन स्किल्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देती होगी। प्रोस्पेक्टिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो, प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। कोई भी इंसान दुनिया में अकेला आगे नहीं बढ़ सकता, आपको टीम चाहिए। किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए। आप नेता बनना चाहते हैं, आपको फॉलोअर चाहिए, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपको आपके फैंस चाहिए, आप कोई दुकान खोलते हैं, आपको कस्टमर चाहिए, आप एक बड़ी कंपनी खोलते हैं, आपको एम्प्लॉइज चाहिए। कोई भी काम में अगर आपको बड़ा बनना है या ग्रो करना है तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए। ओके, तीसरा, बिल्डिंग टीम एंड नेटवर्क इज की टू सक्सेस। देखो, हमारे इस एक चीज ध्यान रखें, आपके घर में खाली हो गई तो अब क्या करें यार, हमने तो एक बार भरी थी, हमने तो एक बार टंकी भर ली थी, अब खाली हो गई, अब क्या करें? अब सोच करके रोए, पछतावा करें, आंसू बहाएं, या उस टंकी को फिर से भरें? उस टंकी को फिर से भरें, यही करना पड़ेगा ना। तो सेम आपका बिजनेस भी इसी तरीके से चलता है। कोई भी बिजनेस इसी तरीके से, देखिए पहले ना समझ माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट रखिए, ठीक है। हर बिजनेस में कस्टमर्स आते हैं, कुछ रुकते हैं, काफी चले जाते हैं, फिर आते हैं, कुछ रुकते हैं, काफी चले जाते हैं, फिर आते हैं, कुछ रुकते हैं, काफी चले जाते हैं। इसी तरीके से आपके इस बिजनेस में भी फ्रेंड्स, लोग आएंगे, कुछ आपके साथ टिकेंगे और काफी चले जाएंगे। मैंने अगेन वर्ड यूज किया है, लोग आएंगे, कुछ टिकेंगे, टिकने वाले कितने, कुछ 20% टिकेंगे, 80% चले जाएंगे, ये याद रखिए। तो इसके लिए अब आपको पानी की टंकी जो है इसको खाली नहीं करना, अपनी पानी की टंकी को बार बार मोटर चलाती रहने हैं, सुबह सुबह पानी भर लेना है। ऐसे कहते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले टंकी में पानी भरते हैं, वरना अगर नहीं भरा तो बाथरूम में गए और आवाज दे रहे, अरे भाई पानी खोल दो, पानी नहीं आ रहा, साबुन लगा हुआ है। अब आप अगर यही चीज चाहते हैं बिजनेस में कि आप चिल्ला रहे हैं अपनी अपलाइन के लिए, अरे मेरी अपलाइन, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, कोई नहीं है, मैं लेकर के आया था लोगों को, अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या करूं? अब जाकर के मोटर चलानी पड़ेगी और फिर से रिफिल करना पड़ेगा। उसी तरीके से नए लोगों को अपने बिजनेस में हमें लेकर के आना पड़ेगा। तो ये एक कंटिन्यूअस काम है, कंटिन्यूअस, ध्यान रखिएगा। आप जितना बड़ा होना चाहते हैं, कंटिन्यूअसली आपको अपनी टीम में नए लोगों की जरूरत है, नए कस्टमर्स की, नए कंसल्टेंट्स की जरूरत है। ओके, अब करना क्या है भैया, आज ही से शुरू कर दो ना यार, किसका इंतजार करते? क्यों इंतजार करना है, आज से शुरू करते हैं इस काम को। जब हमें बार बार भरना है तो आज से शुरू करते हैं। और ध्यान रखो, प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, ये एक स्किल है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अब मान लो आपके पास एक लीड है जिसको आप सोच रहे हो ये बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया करेगी, इसका ये बहुत एम्बिशियस है, बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती है, बहुत फैशनेबल है। हाँ, अब हम उससे बात ही ना करें तो सोचते रहो जितना सोचना है उसके बारे में, ये आ जाएगी ना मेरे बिजनेस में तो मजा आ जाएगा, सोचते रहो, सोचने में क्या जाता है। जब हम उससे बात करते हैं अपने या उसको इनवाइट करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए, तब वो बनती है हमारी प्रोस्पेक्ट। तो पहले क्या थे, पहले थे सस्पेक्ट, मतलब शक था, उसके ऊपर डाउट था, हाँ ये हो सकता है हमारे लिए यूजफुल, या ये हमारा क्लाइंट बन सकता है, कस्टमर बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है। लेकिन प्रोस्पेक्ट वो तब बनता है जब आप उससे बात करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, बात करने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। समझ में आ गया? अब बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कॉल नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं भाई कॉल? सबसे पहली चीज, डर होता है। डर किस बात का? नहीं का। अगर इसने ना कर दिया तो क्या होगा? हमें लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी, हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, या अपनी छवि के बारे में सोचते हैं, अरे यार मैं तो सो एंड सो हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं अगर किसी से इसके बारे में बात करूंगी तो वो पता नहीं क्या कहेगी, और अगर उसने ना कर दिया तो 10 लोगों में जाकर के मेरे बारे में और चर्चा कर देगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसे होता है ना? तो ना का डर होता है। कभी कभार हम उसको दिल पे भी लगा लेते हैं, यार इसने ना कर दिया तो, मेरी बहन ने ना कर दिया तो, मेरे भाई ने ना कर दिया, मेरे बॉस ने ना कर दिया तो हम उस डर की वजह से लोगों से बात नहीं करते। ठीक है, अच्छा इसका क्या रीजन होता है?
इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा बिजनेस है, जो मोदी केयर का बिजनेस है, इसके ऊपर ना हमें यकीन नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है इसके ऊपर, और दूसरा हमें खुद पे भी यकीन नहीं। बिजनेस पे यकीन ये नहीं है कि भैया इससे मेरी जिंदगी बदल सकती है, ये यकीन नहीं है, ये फेथ नहीं है। या प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ नहीं है, या मैनेजमेंट के ऊपर फेथ नहीं है, या समीर जी के ऊपर फेथ नहीं है, या अपनी अपलाइन लीडर्स के ऊपर फेथ नहीं है। कहीं ना कहीं फेथ की कमी है, ठीक है। दूसरा, अपने ऊपर फेथ नहीं है कि वो मुकाम मैं हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब मैं ग्लोबल रिटायरमेंट बन सकता हूँ, मेरे एक बढ़िया गाड़ी आएगी, मेरे एक बहुत बढ़िया मकान यहाँ से बन रहा है, ये फेथ नहीं। अगर ये फेथ नहीं है तभी हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। जब 100% फेथ हो जाता है तो हमारा डर भी खत्म हो जाता है। ओके, तो ना का सबसे बड़ा रीजन क्या है? फेथ की कमी होना। अब ये फेथ की कमी कैसे पूरी होगी? ये पूरी तब होगी जब हम पहली चीज अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके देखेंगे और उनका फायदा अपने ऊपर लेंगे, पहला। दूसरी चीज फेथ तब क्रिएट होगा जब हम उन लोगों को देखेंगे, मिले जो लोग कामयाब हुए हैं। अगर आप देखिए, दुनिया में हर दो ताकतें ना साथ के साथ चलती हैं हमेशा। एक होती है पॉजिटिव ताकत, एक होती है नेगेटिव ताकत। एक होते हैं अच्छे लोग, एक होते हैं बुरे लोग। एक होती है अच्छाई, एक होती है बुराई। एक होता है दिन, एक होती है रात। ये दोनों चीजें ना पैरेलल चलती हैं हर चीज। एक होता है हाँ, एक होता है ना। ओके, ये पैरेलल चलती है, ये हमेशा आपके साथ। आपके एक तरफ कहते हैं ना, एक तरफ आपके अच्छे कर्म लिखे जा रहे हैं, एक तरफ आपके बुरे कर्म लिखे जा रहे हैं, ये होता है ना। तो हर चीज अच्छाई बुराई हाँ ना, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव, ये साथ में चल रहा है। ये साथ नहीं होगा तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है, दोनों चीजों का साथ है, तभी तो पता चलेगा आप अच्छे हो या बुरे, ठीक है ना। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखें, या तो फेथ करिए या फेथ मत करिए। ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में फेल होते हैं, ज्यादातर नहीं, 100% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होते हैं, या किसी भी बिजनेस में फेल होते हैं, या स्कूल में क्लास में फेल होते हैं, उनको ना फेथ नहीं होता। किस पे फेथ नहीं होता? या तो सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, जिस स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, या तो उसके ऊपर फेथ नहीं है, या ये फेथ नहीं है कि यार इससे कुछ फ्यूचर बन सकता है, या फिर अपने ऊपर फेथ नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। ओके, और मैक्सिमम जो फेथ नहीं होता है लोगों को, वो अपने पे फेथ नहीं, अपने पे उनको ट्रस्ट नहीं होता। दुनिया को छोड़ दो दुनिया में, अपने पे ट्रस्ट नहीं होता कि यार ये मैं ना सब कुछ हासिल कर सकता हूं, या मेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है, या मैं एक हायर मुकाम पा सकता हूं, या मेरी इनकम 5 लाख 10 लाख रुपया हो सकती है, या मेरी एक पहचान बन सकती है। इसके ऊपर फेथ नहीं होता, तभी हम फेल होते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों से बात नहीं करते, क्योंकि हमें यकीन नहीं है, हमें फेथ। तो हमें इस फेथ को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस हमारे हाथ आएगी। जब तक इस फेथ को नहीं क्रिएट करेंगे, सक्सेस नहीं आएगी। फेथ को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, देखिए, जानिए, समझिए, इस्तेमाल करिए। ओके, तब फेथ आएगा। तो पहले फेथ क्रिएट कर। अगर अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग, अभी आप नहीं कहेंगे, नहीं, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये फेथ है कि आज से 5 साल के बाद उनकी इनकम मिनिमम 1 लाख प्लस भी होगी? कितने लोग ऐसे? सच्ची बताइए, जिनको 100% फेथ। जल्दी से चैट में मेंशन। चलिए, ग्रेट, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमें फेथ है। जिनको नहीं है वो भी लिख दें कि नहीं है, लिख दें। 1 साल में 1 लाख, वेरी गुड। किरण जी, खातून जी ने लिखा है पता नहीं, यानी अभी फेथ नहीं है। सुमन जी नहीं है, 90% है, अफशान जी कह रही है। पल्लवी जी कह रहे फेथ नहीं है। अब देखिए, कॉपी मत करना। शिखा जी कह रहे 50,000 रुपए की इनकम, वेरी नाइस। देखिए, जिन लोगों को फेथ नहीं है ना, उनसे अब मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले ना इस फेथ को क्रिएट करिए। और जब तक ये फेथ ना हो, जब तक आपको खुद यकीन ना हो, आपको खुद भरोसा ना हो, मैं हाथ जोड़ करके, आप सबकी हो सकता है अपलाइन भी यहाँ पे मौजूद हो, मैं हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और विनती कर रहा हूँ
किसी और से बात मत करिएगा तब तक, किसी और से बात इस बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए मत करिएगा। ओके, इसीलिए क्योंकि अगर आप ही को फेथ नहीं है और आप किसी और से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हें धोखा देने वाले। और लोगों के आपके बिजनेस में आंख करने पर या आपका पहले दिन ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपका यकीन नहीं बनता दोस्तों। यकीन हमेशा अंदर से आता है, यकीन हमेशा अंदर से आता है। कितने लोग, आप लोग भगवान को मानते हैं या परमात्मा पे भरोसा करते हैं? कितने लोग? मेरे ख्याल से हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। क्या आप में से किसी ने उस परमात्मा को देखा है? क्या वो आपके सामने आकर के आपसे कभी कह के गए हैं कि सौभाग्यवती भव? फिर भी हम फेथ करते हैं क्योंकि उसकी निशानियां है ना, उसकी निशानियां है। निशानियों में क्या होता है? ये संसार को हम जब देखते हैं, जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, जब हम सूरज को देखते हैं, जब हम चांद को देखते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं, अलग अलग तरीके के जानवरों को देखते हैं, दिन को रात में बदलते देखते हैं, रात को दिन में बदलते देखते हैं, तब हमें यकीन होता है यार कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है ना, वही खुदा है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही अल्लाह है। तभी यकीन करते हैं ना। तो निशानियों को देखना पड़ेगा फेथ के लिए। फेथ के लिए निशानियों को देखना पड़ता है। मान लेते हैं मुझे यहां से जाना है लद्दाख। अभी मैं लद्दाख को गया नहीं, है ना। अभी लद्दाख जाने के लिए मैं पहले क्या देखूंगा? मैं पहले ये देखूंगा कितने लोग लद्दाख गए हैं, क्या वहां पे रास्ता खुला है या नहीं खुला, ठीक है। और क्या कुछ लोग लद्दाख पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। अगर कुछ लोग वहां लद्दाख पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है मैं भी पहुंच सकता हूं। निशानियां देखूंगा ना मैं, वरना मुझे क्या मालूम रास्ता ठीक है नहीं है। लेकिन कुछ लोग पहुंचे हैं तो इसका मतलब मैं भी पहुंच सकता हूं। तो ये निशानियां हैं। तो अगर कुछ लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो वो भी तो इंसान है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? इसका मतलब ये है कि अगर मैं नहीं कर सकता तो मुझे अपने पे फेथ नहीं है, है ना। लद्दाख पे तो फेथ है कि लद्दाख जाया जा सकता है, परमात्मा पे तो फेथ है, मुझे अपने पे फेथ नहीं है। तो मुझे अपने पे फेथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने पे फेथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे घर से निकलना पड़ेगा, तभी मेरा फेथ बढ़ेगा। ओके, लेकिन अगर मैंने पहले ही मान लिया कि मैं लद्दाख नहीं पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर ये दिमाग में चलता रहा तो आप में से कितने लोग ये कहेंगे कि मैं लद्दाख पहुंच जाऊंगा या माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल। और थोड़ा ले, अगर मेरे अंदर यकीन ही नहीं है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं निकल गया अभी, तो मैं क्या पहुंच पाऊंगा माउंट एवरेस्ट पे? नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे ये यकीन करना पड़ेगा कि यार मैं लद्दाख पहुंच जाऊंगा या मैं माउंट एवरेस्ट पहुंच जाऊंगा। तो मुझे अपने फेथ को ना जनरेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम इवन परमात्मा पे फेथ करते हैं तो हमें कहा जाता है भाई सब छोड़ दो, सिर्फ हैव अ फेथ, ब्लाइंड फेथ रखो, ब्लाइंड फेथ, है ना। पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिस भी तरीके से आराधना करते हैं तो हम ब्लाइंड फेथ रखते हैं ना, हाँ कोई है जो हमारी सुन रहा है। उसी तरीके से दोस्तों इस बिजनेस में निशानियों को देख लो। आपकी अपलाइन क्या कामयाब है? क्या उनके कुछ अपलाइन कामयाब है? क्या उनके यहाँ पैसा आ रहा है? क्या इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं? अगर जुड़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, गाड़ी बन रही है, घर बन रहा है, एक जिंदगी में परिवर्तन आया है, तो जब उनका आया है तो आपका भी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या हम फेथ कर सकते हैं? निशानियों को देखकर देख सकते हैं। जितने लोगों ने अभी मुझसे कहा था कि फेथ नहीं है, क्या आपको निशानियां दिखाई दे रही हैं या वो भी नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है ना। तो जब वो दिखाई दे रही है और वहां पे पॉसिबिलिटी है, तो हमारे साथ पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? तो अब हम अपनी पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं। तो जब आप इस बिजनेस को करें या जब भी आप किसी से बात करें तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप यही करेंगे, आप अपने फेथ को पहले मजबूत करेंगे। ओके, थोड़ा इस पे लंबा टाइम हमने इसलिए ले लिया क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। निखिल जी कुछ कहते हैं बिकॉज़ ही took the right action at the right time and did not waste time। बिल्कुल, देखिए सबसे एक्शन तो उन्होंने किया, एक्शन वो तभी कर पाए जब उनको यकीन था कि मुझे आप बच्चा होता है ना, बच्चा छोटे जब बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को ना ऐसे ऊपर उछालते हैं, कई बार ऐसे उछालते हैं ना, ठीक है। वो बच्चा रोता नहीं है, वो हंसता है। वो बच्चा क्यों हंसता है? क्योंकि उसे पता होता है कि ये उछालने वाला जो है ना, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, मुझे गिरने नहीं देगी। ओके, तो वो यकीन होता है। तो आपको भी ना यकीन करना पड़ेगा कि यार मैं अगर जिसने मुझे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है ना, वो मेरा गलत नहीं होने देगा, समीर मोदी जी मेरा गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो जब ये विश्वास आ जाएगा ना तो आपका खुद ब खुद भरोसा बिल्डअप होता चला जाएगा। खुद पर भरोसा ही हमें सक्सेसफुल इंसान बनाता है, इसलिए खुद पर 100% भरोसा होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चीजें आपने बताई हैं। I follow the truth, I believe in God, but I believe that if we do good work, only then will God support us. If we don't work, no God will support me. Exactly, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन गॉड पे तो भरोसा किया ना,
और फेथ जो है ना, वो मैं अंधभक्ति होती है वो एक तरीके से, और वो अंधभक्ति करनी पड़ती है। चलिए ग्रेट। सो अब हम सब लोग अपने ऊपर फेथ करेंगे, बिजनेस के ऊपर फेथ करेंगे। जब हम बिजनेस पे फेथ कर देंगे, अपने पे फेथ कर लेंगे, तब हम आगे बढ़ना, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए क्वालिफाई करते हैं, वरना हम क्वालिफाई नहीं। ये ध्यान रखिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखें, अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है, मतलब आपको एक बहुत अच्छी मोतीकेयर की अपॉर्चुनिटी दी है, तो आपको उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। अगर भगवान ने आपको सोने की खदान दी है, तो उस सोने की खदान को सिर्फ अपने पास रखने का कोई हक नहीं है, इसे लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। अगर आपको भगवान ने अच्छा परिवार दिया है, अच्छी इनकम दी है, तो लोगों की मदद भी करने की जिम्मेदारी देता है ना ऊपर वाला। तो इसी तरीके से अगर आपको उसने इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ नवाजा है और आप इसकी कदर नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको उसे एक दिन जवाब देना पड़ेगा कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी के साथ क्या किया, क्या मैं ये लोगों तक लेकर के गया। ये जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। ये अपॉर्चुनिटी सबके भाग्य में नहीं आती, आप किस्मत वाले हैं जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है। हम जब ड्रीम्स की और गोल्स की बात करते हैं, तो आप लोगों ने अपने ड्रीम्स बनाए होंगे, गोल्स बनाए होंगे। कई लोगों ने लिखा है 1 लाख रुपए की इनकम, 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की इनकम। एक बात बताइए, मोदी केयर को हटा देते हैं जिंदगी से, मोदी केयर को आपकी जिंदगी से हटा देते हैं। अब बताओ, क्या वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के बारे में सोच सकते हो? हटा दो मोदी केयर को जिंदगी से, बाहर निकाल दो घर से, फिर क्या हम उस गोल के बारे में या ड्रीम के बारे में सोच भी सकते हैं? बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां लेना चाहते हैं, हटा दो जरा मोदी केयर को, और फिर मुझे बताओ कि क्या अब आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते ना। तो जब नहीं सोच सकते, इसका मतलब सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर वाले ने दी है, और जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो अब जस्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। देखो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, इसको समझो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आपको अपने एक्सपीरियंसेस को सामने वाले के साथ शेयर कर। हम लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां हम सेलिंग नहीं करते, सिर्फ बेचते नहीं है। हमें गंजे को कंगी नहीं बेचनी है, ओके? गंजे को, जो बेचारा बाल नहीं है, उसको कंगी जबरदस्ती नहीं बेचनी है, ओके? हम लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बिजनेस में या काम में नहीं है। नेटवर्किंग की जो आत्मा है ना, वो बड़ी शुद्ध है, और खासतौर से जो मोदी केयर की जो आत्मा है, ये बहुत ही शुद्ध है, साफ सुथरी है। जो लोग साफ सुथरे तरीके से इस काम को करेंगे, बहुत ग्रो करेंगे, और जो नहीं साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो ग्रो कर पाएंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज को एक्सपीरियंस किया। क्या एक्सपीरियंस आप करते हो? आप प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हो, है ना? आप यहाँ की ट्रेनिंग्स और टीचिंग्स को एक्सपीरियंस करते हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, टीचिंग्स अटेंड की होंगी, आपकी अपलाइन आपको कुछ सिखाते होंगे, आपके लीडर्स आपको कुछ सिखाते हैं, किसी ने आपको प्रभावित किया होगा। अब ये जो ट्रेनिंग्स और टीचिंग ले रहे हैं, क्या ये हमें पहले मालूम था? कितने लोगों को हम में से मालूम था कि अपना गोल सेट करना कितना जरूरी है? नहीं मालूम होगा ना। माइंडसेट के बारे में कितने लोगों को पता था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने लोगों को पता था? ये सब कुछ कहाँ सीखा? यही सीखा ना, सीखा नहीं सीखा। तो यही तो एक्सपीरियंसेस हैं जिनको शेयर करना होता है प्रोस्पेक्टिंग में। जानते हो, कुछ नहीं आपकी अचीवमेंट है, फॉर एग्जांपल, है ना? मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा चेक नहीं आया, अभी 100 रुपए का चेक आ रहा है। मान लेते हैं कि कोई गाड़ी नहीं आई है, कोई कुछ नहीं आया, कोई विदेश यात्रा नहीं हुई, क्रूज भी नहीं हुआ, दुबई भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो गया मोदी केयर में आने के बाद। क्या ये कम अचीवमेंट? इसको शेयर करो ना। या पहले ना हमेशा माइंड में ना नेगेटिविटी चलती रहती थी, लेकिन जब से मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ी हूं ना, जब से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, मेरा ना सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। होता है ना? तो ये शेयर करो। दिस इज ऑल्सो प्रोस्पेक्टिंग माय डियर फ्रेंड, ओके? आपको अब एक्सपीरियंसेस, यार मैं सैलून का एयर कंडीशनर यूज करता हूँ ना, मेरे बाल एकदम ऐसे सिल्की हो जाते हैं। एक्सपीरियंस है ना? मैं प्रोटीन इस्तेमाल करता हूँ ना, तो एकदम ताकत आ जाती है जीवन में, लाइफ एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है? ये मेटलिस्टिक एक्सपीरियंसेस है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं यार, जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ ना, या नेगेटिव होता हूँ, तो मैं मोदी केयर के ना सेमिनार में चले जाता हूँ, या मैं ट्रेनिंग में बैठ जाता हूँ, एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है। ये भी एक्सपीरियंस है ना? मुझे लोगों से ना बात करना नहीं आता था, अब मैंने लोगों से बात करनी शुरू कर दिया, एक्सपीरियंस है।
मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता था, मुझे स्टेज पे बोलना आ गया, ये भी एक एक्सपीरियंस है। सो आपने आइडेंटिफाई करना है अपने जर्नी में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। फॉर एग्जाम्पल हम जब घूमने जाते हैं, तो जब घूमने जाते हैं तो एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी ठंडी ठंडी हवा प्यारी सी, फिर हम कहीं रुकते हैं, संतरे का जूस पीते हैं, कहीं से अमरूद खरीदते हैं, वो खाते हैं, हाय क्या मजा आता है। घर में खाने में अमरूद वो मजा नहीं आता जितना बाहर खाने में मजा आता है। फिर कहीं खड़े होकर के गोलगप्पे खा लेते हैं, है ना, कहीं बहुत जबरदस्त पेड़ दिखाई देते हैं, हरियाली हरियाली दिखाई देती है, कहीं सनसेट होता हुआ दिखाई देता है। सो ये चीजें एक्सपीरियंस। जब हम आकर के अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को कहानी सुनाते हैं तो फिर क्या सुनाते हैं, वो एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं ना। मैं वहां गया, मैंने वहां ये देखा, ताजमहल में मैंने ये देखा, ओहो इतना ठंडा था इस टाइम पे फ्लोर कि बस पूछो मत, है ना। वहां पानी लिया मैंने, इतना ठंडा, इतना शीतल, इतना प्योर, मजा आ गया। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, ये एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं ना, यही एक्सपीरियंसेस को शेयर करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। अब क्या कोई प्रोस्पेक्टिंग मुश्किल काम है, बताओ मुझे। कितने लोग अब भी प्रोस्पेक्टिंग को मुश्किल समझते हैं, बताएं। इजी कर दिया आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है ना, इजी हो गया आपके साथ, वेरी नाइस। सो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। बिफोर स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग, इससे पहले कि आप प्रोस्पेक्टिंग को स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, है ना। एक अच्छी जगह पे बैठे जहां पे आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती हो अपने घर में। कल मैं मीनाक्षी जी का सेशन सुन रहा था, कल या परसों हुआ था, और उन्होंने कहा कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो चीजों को बदलो, बात करने के तरीके को बदलो, जहां पे बैठते हो उस जगह को बदलो, है ना, जिस तरीके से बैठते हो उस तरीके को बदलो, ठीक है। सो बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन जहां पे आपको सबसे ज्यादा अपने घर में पॉजिटिविटी फील होती है, जहां पे शोर शराबा कम हो, जहां पे आप ध्यान लगा सको, जहां पे आप अपना पेन कॉपी रख सको, अपना लैपटॉप मोबाइल आराम से रख सको, चार्जिंग पे लगा सको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चार्जर ही नहीं लग पाता है वहां पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चार्जर आराम से लगा सको। जैसे मैंने अपने घर में, ये होम ऑफिस है मेरा, तो मैंने अपने घर में एक सेटिंग बना रखी है, और मेरे को जितना भी अपना प्रोफेशनल काम करना होता है घर से, वो मैं यहीं से करता हूँ। आई फील कंफर्टेबल, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है मुझे, और मस्त मैं अपना काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सो बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। दूसरा, बी वेल ड्रेस्ड। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो फोन पे कर रहे हैं, फोन, ठीक है, या पर्सनली जाकर के कर रहे हैं, हमेशा जब भी आप अपना काम कर रहे हैं तो उस काम के हिसाब से ड्रेसअप होइए, प्लीज प्लीज। किचन में काम करते हो, है ना, खाना बनाते हो, उस हिसाब से ड्रेसअप होते हो। अभी किचन में काम करना है तो एकदम आपको पता है कि यार वहां पे कपड़ों पे कुछ लग सकता है, या कोई भी चीज, है ना, गंदा भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो। किसी शादी ब्याह में जाते हो तो आप अपने आप को उस हिसाब से ड्रेसअप करते हो। किसी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आप वैसे ड्रेसअप करते हो। किसी की मैयत में जाते हो, जनाजे में जाते हो तो उस हिसाब से ड्रेसअप करते हो। ऑफिस जाते हो तो एक तरीके से ड्रेसअप करते हो। मीटिंग में जाते हो तो एक तरीके से ड्रेसअप करते हो। तो इसी तरीके से जब आप अपने काम पे बैठ रहे हो, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने बैठ रहे हो, तो आपका ड्यूटी टाइम शुरू हो गया। अब जब ड्यूटी टाइम शुरू हो गया तो ब्यूटी होना जरूरी है, क्योंकि अगर ड्यूटी में ब्यूटी नहीं होगी, है ना, तो मजा नहीं आएगा। सो बेस्ट होकर के बैठो, अपने आप को ब्यूटीफुल समझो। यार मैं इतना बेकार सा हूं, फिर भी मैं अपने आप को रणवीर सिंह से कम नहीं समझता मैं, ठीक है। अपने आप को ना बेस्ट करके चलो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल ना उससे बढ़ता है। जब आप एक अच्छे तरीके से ड्रेसअप होते हैं ना, आप देखोगे कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जब मैं मीटिंग में जाता हूँ या कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना है, मैं कोट पहन के जरूर जाऊंगा। एक ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। शूज पहनना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठो ना, तो शूज पहन, इवन बाहर निकल रहे हो ना, क्योंकि अब हम लोग ना वो पता है कैसे हो गए, हम लोग उस सोल्जर की तरह है, उस फौजी की तरह है जो 24 घंटे तैनात रहता है बॉर्डर के ऊपर, और जिसको हमेशा तैयार रहता है। समझे मेरी बात को? कब सामने वाले के सामने आना पड़ जाएगा कुछ भरोसा नहीं। तो हमेशा तैनात रहना है और हमेशा तैयार रहना है, ठीक है। अपनी गन, पिस्टल, ये वो, बम, बारूद सब अपने पास रखना जरूरी है। कब सामने वाले से जरूरत पड़ जाए पता नहीं। हम सब उस फौजी की तरह हैं। हमारा प्रोस्पेक्ट कब हमारे सामने आ जाएगा किसी को पता है? आप पता चला सब्जी लेने के लिए निकले बाहर, और प्रोस्पेक्ट, और वहां पे बातचीत शुरू। दुकान में कुछ दूध लेने सुबह सुबह, प्रोस्पेक्ट, बातचीत शुरू, है ना। एक्सपीरियंस तो शेयर करना है। अभी कैसे दिख रहे हो ये जरूरी है ना भाई। बात कर रहे हैं सुंदरता की, बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो क्या दिख रहे हैं हम हेल्दी और सुंदर? सो समझ रहे हैं? इसी तरीके से घर एकदम चमकता है, साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट घर आ गया। आप बात करते हो स्टेरिक क्लीन की, है ना, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं, और घर में वही सादा मामला हो रखा है, गड़बड़। तो तैयार हमेशा आप रहना है 24 आवर्स। कितने लोग 24 आवर्स तैयार रहने को तैयार है? 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है हम, 24 घंटे। आर वी रेडी फॉर इट?
कोई लोग कहते हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं। भैया कोई पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं है। आप जिस बिजनेस में हो ये 24 आवर्स है। आपका एक एक एक्शन जो है ना वो बिजनेस की तरफ हो रहा है। ओके, सो लिख दीजिए 24 आवर, 24 आवर HR, 24 आवर लिख दीजिए। हमें तैयार करना, वी हैव टू बी रेडी। वेरी गुड सुमन जी, वंडरफुल। अब है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठे तो आपकी जो लिस्ट है वो आपके सामने होनी चाहिए, जो आपने लिस्ट बनाई। ठीक है, अब देखो लिस्ट बनाने के लिए आप लोगों के अपलाइंस ने आपके साथ कई सारे टूल्स शेयर किए होंगे। इसी तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। ठीक है, ये मैं नहीं दूंगा, प्लीज अपनी अपलाइन से बात करिएगा और अरेंज करा देंगे। अपलाइन मेरे से बात कर सकते हैं। इसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का टूल। इसमें आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, किसी एक अच्छी डायरी में अपनी लिस्ट बना सकते हो, है ना। सो वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। लिस्ट किसकी है? सस्पेक्ट, जिनके ऊपर डाउट है, हाँ भैया इनसे बात करनी है, ये हो सकते हैं। ठीक है, कीप योर शेड्यूल डायरी विद यू। आपको फिर अपना शेड्यूल डायरी रखना है। मान लो जब आप उनसे बात करेंगे और उसने कहा कि चलो ठीक है हम कल शाम को मिल सकते हैं, आपने कहा हाँ, अब पता चला 5-7 लोगों से बात की और सबको कल शाम का ही टाइम दे दिया। फिर बाद में आप सोच रहे हो यार कल तो मेरे को इससे भी मिलना था, मैंने इसको पिछले हफ्ते मैंने इसको टाइम दिया था कल मिलने के लिए, और उसको भी मैंने टाइम दे दिया। अब कंफ्लिक्ट में आ जाओगे। तो लेकिन अगर शेड्यूल की डायरी आपके पास है तो आप टाइम के हिसाब से नोट कर सकते हो। तो आप बता सकते हो नहीं कल शाम को देखो मैं 7 बजे तो फ्री नहीं, है ना, मेरी एक ऑनलाइन कॉल है या मैं एक ट्रेनिंग में हूँ। ठीक है, कैसा रहे कि अगर हम परसों सुबह 7 बजे मिल लें, परसों सुबह 10 बजे मिल लें, या परसों शाम को हम 7 बजे मिल लें, कैसा रहेगा? अब जब आप ये बात करते हो तो पहली बात तो यह है कि आप अपने टाइम को अच्छे से प्लान कर पा रहे हो। दूसरी चीज, दूसरे के माइंड में जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी जा रहा है कि ये जो मैडम है ये बिजी हो गई है आजकल, कुछ बड़ा कर रही है, टाइम नहीं है इनके पास। ओके, बात को समझ में आ रही है? तो अपनी शेड्यूल डायरी अपने पास रखनी है, इससे टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेक अ लाइब्रेरी ऑफ वीडियोस एंड वेबसाइट लिंक्स। देखो बहुत सारे आपसे सवाल किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक व्हाट्सएप पे ना एक वीडियोस की और वेबसाइट के लिंक्स की ना एक अपनी वो बना लो पहले से ही, एक ग्रुप बना लो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट काम है मैं उसको फॉर करके, जैसे मेरी कंपनी है कायनात, तो मैंने फॉर कायनात करके एक ग्रुप बना रखा है। उसमें कौन कौन है? मैं हूँ और मैं ही, तो मैं हूँ और मेरा एक और नंबर वो उसमें है। इसी तरीके से फॉर वीडियोस करके मैंने एक बना रखा है, फॉर ट्रेनिंग्स करके मैंने एक ग्रुप बना रखा है। उसमें कौन है? मैं हूँ और मैं ही हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना एक नंबर, एक और दूसरा नंबर भी मेरा अपना खुद का, ठीक है, वो मैंने उसमें डाल रखा है। अब आप क्या कर सकते हो? आप हो सकते हो, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपके बच्चा कोई हो सकता है, क्योंकि एक ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, है ना। सो क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, और उसमें आप जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कई सारे लोग जो सवाल भी करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो टेस्टिमनी क्या इसमें लोग वाकई में कामयाब होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आप बना लो। तो एक ग्रुप आप बना सकते हो फॉर प्रोडक्ट्स, है ना, एक ग्रुप बना सकते हो फॉर टेस्टिमनीज, मतलब कोई पूछता है हाँ भी कोई कौन कामयाब हुआ कौन नहीं हुआ, तो वो फॉर टेस्टिमनीज में आप अक्षी जी के वीडियो पे गए वो शेयर कर दिया, आपके लवली जी के वीडियो पे गए वो शेयर कर दिया, मीनाक्षी जी के वीडियो पे गए वो शेयर कर दिया, मनोज जी के वीडियो पे गए वो शेयर कर दिया, तो वो आपने टेस्टिमनीज में डाल रखा है। ठीक है, तो हाउस वाइफ की टेस्टिमनी अलग, ये आप सब लोगों ने काफियों ने एक काम कर भी रखा होगा, आप लोगों के अपलाइन ने आपको सिखा रखा होगा। कई नए लोग होते हैं इसमें, तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ और मेरा फर्ज बनता है बता रहा हूँ। ठीक है, सो आपने वो बना लिया। फॉर प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट के डेमोस का आपने एक ग्रुप बना लिया। ओके, और ये आपने आपके पास हैंडी हो गया, तो आसान कर लीजिए अपने काम को। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन्विटेशन अपॉइंटमेंट शुड बी डन ऑन फोन ओनली। देखो जब भी हमें किसी को अपने बिजनेस के लिए या इवन प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए या डेमो करने के लिए इनवाइट करना है, ठीक है, तो वो फोन पे ही करना है, पर्सनली मत करिए, आमने सामने खड़े होकर मत करिए। ठीक है, जब आपको ट्रेनिंग के लिए किसी को इनवाइट करना है तो फिर आप टिकट लेकर के जाइए और टिकट देते हुए फिर आप उनको पर्सनली इनवाइट करिए, अदरवाइज फोन पे इनवाइट करिए। टिकट है आपके पास तो पर्सनली जाकर के इनवाइट करिए, पास के रूप में, टिकट के रूप में। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्यों फोन पे करना है? इसीलिए क्योंकि अगर पर्सनली एकदम से जाओगे तो वो सारी डिटेलें आपसे वही लेना शुरू कर देगा, और आप जो मीटिंग या ट्रेनिंग या जिसमें भी आप उनको इनवाइट कर रहे थे उसके लिए बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा, और वो छोटी आधी अधूरी नॉलेज से वो अपना डिसीजन बना लेंगे, वो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर लॉ ऑफ एवरेज, हमेशा लॉ ऑफ एवरेज को याद रखें। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है? लॉ ऑफ एवरेज कहती है दोस्तों कि कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं भी आएंगे, सम विल सम वोंट, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, काम करते रहो, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। जैसे कि हम कार्ड्स खेलते हैं ना, और मान लो एक सिंपल सा कार्ड का गेम खेलना है कि भाई क्या जिसका भी क्या कहते हैं नंबर सेम आएगा, मान लो किसी का 6 नंबर आया, मेरा भी 6 नंबर ही आता है, तो जिसका भी नंबर सेम आएगा वो सारे कार्ड्स ऊपर वाले के हो जाएंगे। ऐसे खेलते हैं हम लोग गेम। तो अब आपको थोड़ी मालूम होता है कब 6 नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको मालूम होता है कब आपका इक्का आएगा, कब आपका बादशाह आएगा, अगर आप सिर्फ पलट रहे हो तो लॉ ऑफ एवरेज है। इसी तरीके से डाइस खेलते हैं, 6 नंबर आएगा तो लूडो में बाहर निकलेंगे घर से बाहर, है ना, आप पता थोड़ी होता है कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये पता होता है।
ठीक है, टॉस करते हैं तो हेड कब आएगा टेल कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर क्योंकि है उसमें। इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस में अच्छे लोग आपको मिलेंगे जरूर, कब मिलेंगे ये नहीं पता, कितने के बाद मिलेंगे ये भी नहीं पता, लेकिन एक एवरेज निकल आती है कि मान लो अगर 100 लोगों से हम बात कर रहे हैं तो 100 में से लगभग 50 लोग हमारी बात को सुनेंगे समझेंगे, ठीक है, उसमें से 10 हमें कंज्यूमर मिल जाएंगे और लगभग 2 से 3 हमें अच्छे कंसल्टेंट मिल जाएंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपको ऑनलाइन बिजनेस की एवरेजेस पता होगी। कोई शेयर करना चाहेगा ऑनलाइन बिजनेस की एवरेज? जब आप लोग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो उसका लॉ ऑफ एवरेज क्या निकल के आती है, कितने लोगों से बात करते हो तो कितने लोग आपकी ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते हैं, जितने लोग आपकी ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते हैं उनमें से कितने लोग आपके कस्टमर बनते हैं और कितने लोग आपके कंसल्टेंट बनते हैं, बताएगा कोई? तो देखिए पूजा जी ने मेंशन किया 10 में से 2, ठीक है, निकिता जी कह रही है 20%, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने अपने अपने एवरेजेस निकाल रखे हैं, वेरी वंडरफुल। 20 लोग से बात करते हैं तो 10 लोग मीटिंग अटेंड करेंगे, 5 ज्वाइनिंग आएंगी, बिल्कुल ठीक बात, वंडरफुल। 10% का रिजल्ट आता है, ग्रेट। तो ये हर एक की लॉ ऑफ एवरेज अलग होगी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है आपकी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ती जाती है। मान लो अभी मैंने जैसे शुरू ही किया अभी इस बिजनेस को, है ना, तो 100 में से मेरे साथ कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मान लो अभी सिर्फ 100 में से 1 ज्वाइन कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, है ना, तो 100 में से 2 ज्वाइन करने लगेंगे, फिर 100 में से 3 करेंगे, फिर 100 में से 4 करेंगे, फिर 100 में से 10 करेंगे। मैक्सिमम आउटपुट जो निकलता है वो आपको 20% के करीब निकलता है। हर बिजनेस का यही रूल है, हम रूल है 20-25%, इससे ऊपर नहीं रिजल्ट आता। तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ ये याद रखना है वो 20% कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन वो 100 कब करना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको 20 चाहिए तो 100 करने पड़ेंगे, बस सिंपल सी चीज, खुद ब खुद निकल करके आ जाएंगे उसमें से। मक्खन तो दूध में से निकलेगा ना, फेंटोगे तो निकलेगा, तो फेंकना पड़ेगा। हीरा कोयले में से निकलेगा, अब कौन से कोयले में से, कहां से, कौन सी खदान में से हीरा निकलेगा ये पता नहीं, खोदना पड़ेगा कोयले के लिए, समझ गए बात को। तो लॉ ऑफ एवरेजेस को ध्यान रखें। अब प्रोस्पेक्ट कौन होता है दोस्त? प्रोस्पेक्ट वो व्यक्ति होता है जिसे आप अपने प्रोडक्ट या अपनी अपॉर्चुनिटी को साझा करने के लिए तत्पर रहते हो, मतलब तैयार, ठीक है। तो अभी हमने जैसे प्रोस्पेक्ट की बात की थी ना, जिसको आप अपना प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए इनवाइट करते हो, वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या होता है, सस्पेक्ट, दूसरा होता है प्रोस्पेक्ट, तीसरा होता है कन्वर्ट, मतलब वो या तो आपके कस्टमर में कन्वर्ट होता है या क्लाइंट उसमें कंसल्टेंट में कन्वर्ट होता है, अगर हम अपने इसमें भाषा में बात करें। अब प्रोस्पेक्ट को क्या करना है, आपको इनवाइट करना है, इनवाइट करना पड़ेगा ना। इनवाइट किस लिए करना है, उसको अपना प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए। अब 2 वर्ड आते हैं, एक होता है इनविटेशन, एक होता है अपॉइंटमेंट। इनविटेशन का मतलब होता है जब उनको आप अपनी जगह पे इनवाइट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है जब आप उनकी जगह पे जाते हो, उनके घर जा रहे हो, उनके ऑफिस जा रहे हो। ऑफिस तो वैसे भी जनरली नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहां पे भी आपने उनसे टाइम लिया, तो जब आप उनसे टाइम लेते हो उनकी जगह पे मिलने के लिए तो उसे अपॉइंटमेंट कहा जाता है, और जब आप उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, अपनी जगह पे बुलाते हैं, अपने सेशन में बुलाते हैं, तो उसे इन्विटेशन कहते हैं। काम दोनों का एक ही। लोगों को अपने घर पर आमंत्रित करना, सिवाय सेशन सेमिनार के लिए, ये सब आपकी इन्विटेशन में आ जाता है। और अपॉइंटमेंट अपने उत्पादों को शेयर करने के लिए जब आप प्रोस्पेक्ट से समय लेते हो उनके वहां जाकर के मिलने के लिए। अब इस सब के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिस्ट है। अब लिस्ट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मेट में क्या है, ये फॉर्मेट में नेम लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, एरिया सिटी लिस्ट लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब वो कौन सी जगह में रहते हैं, ठीक है, फरीदाबाद रहते हैं या जहां पे भी गाजियाबाद रहते हैं, जहां पे भी रहते हैं, बस उतना लिख दीजिए, ज्यादा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। LIST का मतलब होता है, अब जहां पे भी लिखा ना उसके सामने LIST के हिसाब से मार्क कर लीजिए। L का मतलब होता है लोकल, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। L का मतलब होता है लोकल, ठीक है। I का मतलब होता है इंटरसिटी, S का मतलब होता है स्टेट, और T का मतलब होता है टाइकून। इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो आपके शहर में ही रहते हैं तो वो आपके लोकल हो गए, ठीक है। शहर में इन द सेंस कि आपके आसपास रहते हैं, है ना, मान लो 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में। उससे ज्यादा दूर रहते हैं लेकिन है आपके शहर में, तो इंटरसिटी हो गए। आपके शहर से बाहर रहते हैं किसी और स्टेट में, तो स्टेट हो गए, SLIS, ठीक है। और T से होते हैं टाइकून्स। टाइकून वो लोग होते हैं दोस्तों जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रेप्यूटेड टीचर है, ठीक है, चाहे वो दुकानदारी करते हैं, बड़ा अच्छा दुकानदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग भी अपनी फील्ड में कामयाब है उनको हम टाइकून कहते हैं, ठीक है। तो ये LIST को मेंशन कर देना है आपने, जो भी एरिया लिखा उसके सामने। ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले अप्रोच किसको करना है, सबसे पहले करना है लोकल लोगों को अप्रोच, फिर जाना है सिटी में बाकी लोगों के पास, फिर दूसरे स्टेट में जाना है, फिर टाइकून्स के पास जाना है। लेकिन ऑनलाइन में ये लिमिटेशन नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन में आप ऑनलाइन माध्यम से ही सर्व कर रहे हो। लेकिन अगर आप फिर भी ये मां कर लोगे तो ऑनलाइन में आपको फायदा क्या हो जाएगा, मान लो आप ही की सिटी से कोई लोग है, ठीक है, तो उनको अप्रोच करना आसान रहेगा। इवन जिसने आपको ज्वाइन किया है, अगर उसकी सिटी आपको पता है, तो आपको देखो उसके डेमोग्राफिक्स का भी ध्यान रखना है। मान लो आपको किसी ने ज्वाइन किया है, आप रहते हैं अहमदाबाद में, और आपको किसी ने ज्वाइन किया कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल, या जम्मू में ज्वाइन किया। अब देखो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जम्मू से, और जम्मू के अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो जम्मू के ASM का नंबर या वहां के रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ताकि उनसे कम्युनिकेट कर सको। ये नहीं कि हाँ भैया तुम अपना कर लो कम्युनिकेट, हम क्या करें, हमें तो नहीं मालूम। तो आपकी टीम के
क्योंकि आज मेरे सामने ये चैलेंज आया है किसी का, ठीक है, इसीलिए मैं इस चीज को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अपनी टीम के जहां पे भी वो है वहां के एएसएम आरपीटी का नंबर, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैनेजर का नंबर आप लोगों को रखना है अपने पास, ओके, क्योंकि उनको सपोर्ट कर रहे हो आप, ओके। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका बात करने का तरीका चेंज होता है उनसे, जब आपको पता होता है ये कर क्या रहे, है ना। फिर होता है शॉर्टलिस्ट। शॉर्टलिस्ट में मतलब मेरे को इससे किस चीज के ऊपर बात करनी होगी, या ये मेरे किस ग्रेड लेवल पे है अभी, तो कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। एक होता है बीएमडब्ल्यू का तरीका। बीएमडब्ल्यू क्या कहता है, बीएमडब्ल्यू कहता है ये बीएमडब्ल्यू कहता है आप बी से ब्यूटी, इससे ब्यूटी के बारे में बात करोगे, एम से मतलब सीधा बिजनेस के बारे में बात करोगे, डब्ल्यू से वेलनेस, वेलनेस के बारे में बात करोगे। तो आपने ये मेंशन कर देना है बीएमडब्ल्यू, ठीक है। अब ब्यूटी की बात करनी है तो बी लिख दीजिए उसके सामने, एम मनी या बिजनेस की बात करनी है तो एम लिखिए, वेलनेस की बात करनी है तो डब्ल्यू लिखिए। इससे फायदा क्या होता है, जब आप उनको प्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि यार इतना मेरे को ब्यूटी को लेकर प्रोस्पेक्ट करना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ओके। फिर दूसरा कैटेगरी क्या है, दूसरा है ANYL। ANYL का मतलब क्या होता है, ए से होते हैं एम्बिशियस लोग। देखो इस अपने प्रोस्पेक्ट को ना कभी भी माइंड में क्वालिफाई मत करो, हमेशा अपनी लिस्ट के ऊपर क्वालिफाई करो। जब आप लिख रहे हो ना नाम, उसके बाद उसको क्वालिफाई करना होता है, माइंड में नहीं करना, अरे ये नहीं करेगा, अरे वो नहीं करेगा, अरे वो तो बहुत बड़ा इंसान है, अरे उसके पास तो टाइम ही नहीं है, या उसके पास पैसे ही नहीं है ना। कभी भी माइंड में अपनी प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई मत करिए, हमेशा लिस्ट पे लेके आइए, नाम लिखिए। लिस्ट का मतलब है नाम लिखना, जितने ज्यादा नाम उतनी ज्यादा इनकम, जितने ज्यादा नाम उतनी ज्यादा इनकम, ठीक है। ए से एम्बिशियस। अब देखिए कि भैया इसको जिंदगी में कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छा है, ये एम्बिशियस है क्या जिंदगी में, या इसके सारे एम्बिशंस खत्म हो चुके हैं, जिंदगी के सामने हाथ पैर डाल चुका है, या बिल्कुल ही सन्यासी बनने के रास्ते पे निकल चुका है, या ना उम्मीद है, बिल्कुल ही आपको उम्मीद नहीं बची। ये क्वालिफाई करना है आपको, क्या ये वाकई में एम्बिशियस है, कुछ करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, इससे कुछ सपने। तो ये आपको ना, जब आप उससे बात करोगे पहली बार में, तब आप ये क्वालिफाई करने की कोशिश करोगे कि यार ये एम्बिशियस है क्या। दूसरा नीडी, उसकी जरूरत फाइंड करने की कोशिश करो, इसको क्या चीज की जरूरत है, क्या इसको जॉब की जरूरत है, इसको काम की जरूरत है, इसे पहचान, अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, इसे इसके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, इसे टाइम फ्रीडम की जरूरत है, मेहनत बहुत करता है लेकिन पैसिव इनकम नहीं है, उसकी जरूरत है, विदेश यात्रा की जरूरत है, गाड़ी की, घर की, बच्चों की अच्छी एजुकेशन की, क्या जरूरत है, उस जरूरत को आइडेंटिफाई करिए। फिर वाई से होता है यंग। अच्छा ये अब आपने ना ऑनलाइन जो प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, उसमें भी आपने ये सारे स्टेप्स लेने हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए वरना ज्यादातर लोग छोड़ करके चले जाएंगे, सुनेंगे नहीं आपकी बात को, फिर अगर आपको उनके बारे में पता नहीं होगा, अपने टीम के बारे में पता होना जरूरी है, उनके सपनों के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में, ठीक है। वाई से होता है यंग। यंग मतलब होता है जिंदा दिल लोग, जो हार नहीं मानते, जो अभी जिनको बोल दो वो काम के लिए खड़े हो जाएंगे, है ना, जिनके जो हमेशा दिमाग नहीं पड़े रहते या बहाने नहीं होते, जिनके पास जो एक्शन के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग होते हैं यंग, जिंदा दिल लोग। इवन जो यंग एज के लोग होते हैं वो भी हमेशा एक्टिव होते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन अगर यंग एज में भी अगर कोई एक्टिव नहीं है तो वो आपके लिए यंग नहीं है, तो उसके सामने आप क्या लिखेंगे, वाई। तो अब क्या करना है, जो एम्बिशियस है उसके सामने ए लिखेंगे, एम के नीडी है उसके सामने एन लिखेंगे, यंग है उसके सामने वाई लिखेंगे, और चौथा कैटेगरी होता है एल, लेडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लेडीज हमारे इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। रीजन क्या है, एक तो डिसीजन मेकर ज्यादातर घरों में लेडीज है, मतलब क्या प्रोडक्ट लेना है क्या नहीं लेना, लेडी ने डिसीजन लेना है। ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, घर के परिवार की वेलनेस का, तो इसकी देखरेख सब कौन करता है, लेडीज करती है। घर की देखरेख कौन करता है, होम केयर कौन करता है, लेडीज। लॉन्ड्री केयर कौन करता है, लेडीज। खाना कौन देखता है, लेडीज, ठीक है। तो एक तो पहली बात यह है कि उनको रिक्वायरमेंट हमारी चीजों की सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज, लेडीज एम्बिशियस होती है जनरली, लेडीज सपने देखती है, लेडीज सपने देखती है। आप में से बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो अपने हस्बैंड से बात करते होंगे और कहते होंगे कि सोचो वहां हम चलेंगे तो हम ये करेंगे, ठीक है, या घर में ना ये वाले चेंजेस लेकर के आने हैं, या बच्चों के लिए ना ये करना है। अब हस्बैंड के जवाब क्या होते हैं ज्यादातर, हाँ ठीक है करेंगे, अभी पैसे नहीं है, जब आएंगे ना तब सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन लेडीज सपने देखती हैं, ठीक है, मानते हैं इस बात को, ये होता है आप लोगों के साथ, लेडीज प्लीज टेल मी, होता है ना, बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। अच्छा अब लेडीज के लिए ना एक चीज कही जाती है, लेडीज के लिए कहा जाता है लेडीज नीड ओनली वन थिंग, लेडीज को सिर्फ एक चीज चाहिए, एंड दैट इज एवरीथिंग। लेडीज नीड ओनली वन थिंग एंड दैट इज एवरीथिंग। बाय एवरीथिंग, लेडीज को अपना घर भी बेस्ट चाहिए, अपनी फैमिली भी बेस्ट चाहिए, अपनी फैमिली हेल्दी चाहिए। जब रात को बच्चे की तबीयत खराब होती है कौन जागता है, बाप या माँ, माँ, है ना। तो लेडीज को अपने घर के सभी लोगों की तबीयत भी अच्छी चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, है ना, अच्छी ब्यूटीफुल भी दिखनी चाहिए, ओके, एक अच्छा घर भी चाहिए, एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में जाने भी चाहिए, अच्छी शॉपिंग भी चाहिए, ओके, सब कुछ चाहिए।
इसीलिए एल लिखना जरूरी है। अब क्या करना है, क्वालिफाई कैसे करते हैं? जब आप ANYL लिख रहे हो तो जिसके सामने चारों चीजें आई, ए भी आया, एन भी आया, वाई भी आया, एल भी आया, उसको सबसे पहले आप अप्रोच करेंगे। फिर जिसके सामने तीन चीजें आई उसको अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरा नाम आपने लिखा, और मेरे साथ आपने मान लेते हैं एक और कोई लेडी का नाम लिखा, ठीक है, और मान लेते हैं प्रिया जी का नाम लिखा, प्रिया सिंघानिया जी का। हाँ, अभी आपको पता है प्रिया जी एम्बिशियस है, फयाज भी एम्बिशियस है। प्रिया जी को अपना घर चाहिए, उनकी नीड है। फयाज को पैसिव इनकम चाहिए, उसकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल भाई दोनों लोग यंग है, मतलब एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और प्रिया जी लेडी है और फयाज लेडी नहीं है। तो आप जानते हो किसको पहले अप्रोच करोगे प्रोस्पेक्टिंग के लिए? पहले प्रिया जी को करो, क्योंकि उनके उसमें चारों चीजें आई, समझिए। फिर 3 वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 1 वाले को, और फिर उसको जिसके सामने कुछ भी नहीं। ऐसे भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, और इसमें ऐसे में सारी कौन से कैटेगरी वाले आएंगे? सारे जेंट्स ही आएंगे जिनके साथ पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेडी तो है नहीं, तो एल तो लिख नहीं सकते उनके सामने, ठीक है। और दूसरी चीज वो ही है जो यंग नहीं होंगे या नीडी नहीं होंगे या एम्बिशियस नहीं होंगे, तो जेंट्स के सामने जीरो आएगा, लेडी के सामने कभी जीरो नहीं आएगा, 1 तो आएगा ही आएगा कम से कम, समझ गए बात को? ओके, तो ये हमने बात कर ली, लिस्ट होता है, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, कन्वर्ट, फिर कंज्यूमर और कंसल्टेंट। ये बात समझ में आ गई? अब लीड के टाइम पे आप सिर्फ क्या करना है, जब लीड का बात कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाने पे फोकस करना है, किसी और चीज पे मत फोकस करना। प्लीज नाम लिखो, नंबर लिखो, कहां रहते हैं, ANYN है, BMW है, ये इसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करो बस। प्लीज वहां पे ये मत सोचना ये करेगा नहीं करेगा। दूसरा प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट के टाइम पे सिर्फ ये सोचना है इससे टाइम कैसे, क्या सोचना है, इससे टाइम कैसे मिले, ये नहीं सोचना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इससे टाइम कैसे मिले, कैसे मैं इसको अपना डेमो या प्लान दिखाऊं। प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे सिर्फ ये माइंड में होना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्टली माइंड ट्यून कर रहा हूं कि किस टाइम पे आपने क्या सोचना है। तो अगेन लिस्ट के टाइम पे क्या सोचना है, लिस्ट के टाइम पे सिर्फ नाम लिखने हैं, आप लाइन में कहा है या ट्रेनिंग में मैंने सुना था, मुझे सिर्फ नाम लिखना है, नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, और उनको क्वालिफाई करना है कैसे, ANYL के बेसिस पे, BMW के बेसिस पे, और THWC एक और मेथड होता है। T का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, मतलब वो मेरे पे भरोसा करता है, मैं उस पे भरोसा करता हूँ। H का मतलब है हॉट, W का मतलब होता है वार्म, और C का मतलब होता है कोल्ड, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी इसी उसमें। तो यही सारे कॉलम्स जो है ये हमारे चैट इसमें लिस्ट में दिए हुए हैं, देखो आप, ठीक है, क्या लिखा है इसमें, BMW, ANYL, THWC, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के टाइम सिर्फ फोकस क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा नाम, ज्यादा से ज्यादा नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ माइंड में क्या होना चाहिए, इससे टाइम चाहिए, इससे टाइम चाहिए, इससे टाइम चाहिए। किस चीज के लिए टाइम चाहिए, अपना प्रोडक्ट या अपना अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्ट। अब जब आपने कन्वर्ट करना है, मतलब आपने डेमो दिखा दिया, प्लान कर लिया, अब आपको फिर से ना उसको, और उसने उसी टाइम पे क्लोज नहीं हुआ है तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। या तो क्लोज करेंगे तो भी कन्वर्ट होगा, या फिर फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप का मतलब क्या है, अगेन मुझे इससे टाइम चाहिए, अगेन मुझे इससे टाइम चाहिए, ठीक है, इससे बात करनी, और फिर ऑटोमेटिकली वो आपके कंज्यूमर या कंसल्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब कंज्यूमर और कंसल्टेंट बन जाता है तब बात पानी खत्म हो जाती है, फिर उसको नई ट्रेनिंग में बिजनेस कैसे शुरू करें, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन या फिर शुरुआत की ट्रेनिंग, इस टाइप की ट्रेनिंग में आप उसे अटेंड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। सीधा सोचेंगे बस ये ज्वाइन कर जाए और मेरा डायमंड बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी लिस्ट को 3 कैटेगरीज में, बल्कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें, ठीक है। सबसे पहले ट्रस्ट वाले लोगों को अलग करें। ट्रस्ट वाले मतलब जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, वो आप पे भरोसा करते हैं आंख बंद करके, ठीक है। उनको सीधा क्या करना है, उनको बिजनेस में ऐड अप कराओ, ज्वाइन कराओ, सीधा सीधा आधार कार्ड मंगाओ, ज्वाइन कराओ, बोलो मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, और तुम्हारे साथ करना है, भेजो। क्या बिजनेस है वो सब बाद में बात कर लेंगे, सीधा ट्रस्ट वाले को ज्वाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट है हॉट। हॉट को इनवाइट करो ट्रेनिंग। अच्छा, इवन जो ट्रस्ट वाला है ना, फॉर एग्जांपल आपकी बड़ी अच्छी कोई दोस्त है और उसको आपने अभी बिजनेस शुरू किया है और आप इनॉग्रेशन मीटिंग कर रहे हो, या आपने घर पे एक मीटिंग रखी है और उसमें आपने लोगों को बुलाया है ना, जो ट्रस्ट वाली है, जो आपकी फ्रेंड है या जो आपकी बहन है या जो आपका भाई है, जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट वाला, उसको ना पहले मीटिंग में बुलाने से पहले ज्वाइन करा देना। बता रहा हूं मैं, ट्रस्ट है ना, उससे क्या होगा, जब आप एक मीटिंग करेंगे ना तब आप ऑलरेडी बता भी पाएंगे ये ऑलरेडी हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब लोगों के साथ इस बिजनेस को करें। या आप में से ऐसे कौन से लोग होने वाले हैं जिनके साथ, कौन कौन वो खुशनसीब लोग हैं, ठीक है, जिनके साथ हम काम करेंगे। तो कुछ भी वहां पे आपके पास ना पहली मीटिंग में ही आपके पास टेस्टिमनी होती है, आपके साथ 2-3 लोग आ चुके हैं, समझिए बात को। सो जो आपके करीबी हैं, हंसा नहीं रहे हो यार उन्हें, हंसा नहीं रहे हो आप उन्हें, हंसाते उस चीज में है जहां पे आपको डाउट होता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैंने तभी कहा है लोगों से बात तभी करना जब कॉन्फिडेंस हो जाए पूरा 100%, ठीक है। या इस बिजनेस को तब से शुरू करना। तो ट्रस्ट वाले लोग
तो कोई नहीं है सर, बट सस्पेक्ट बहुत सारे हैं। देखो, हर किसी के जिंदगी में ट्रस्ट वाले लोग जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ट्रस्ट वाला कोई ना हो, कोई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई नहीं तो मम्मी पापा तो होंगे, उन्हीं को ज्वाइन करा दो। क्यों? क्योंकि आगे चल करके ना बिजनेस इन्हीं के नीचे बिल्ड करना है आपने। वो ना भी करें कल को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन उनके नीचे तो बिजनेस पार्टनर कौन बनाते हैं? अपने करीब लोगों को पार्टनर बनाते हो या अनजान को पार्टनर बनाते हो? अपना पहले अपने करीबी को पार्टनर बनाते हो ना, तो सबसे पहले अपने करीबियों को पार्टनर बनाओ। अरे मंजू जी, जो मना कर देते हैं वो ट्रस्ट वाले नहीं होते, जो सुनने से पहले मना कर देते हैं वो भरोसे वाले नहीं होते। लेकिन हर किसी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसा होते हैं जो उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और अगर हम पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है तो जरा पास्ट में मुड़ करके देखो हमने क्या कर्म किए हैं जो हमारे ऊपर भरोसा नहीं है किसी को। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या कहा है। अगर भरोसा नहीं है किसी को तो जरा पास्ट में मुड़ के देखो कि जिंदगी अभी तक क्या जी है, क्यों नहीं है भरोसा, या हम किसी को भरोसा ना दिलवा पाया या कोई हम पे भरोसा ना कर पाया, रीजन क्या है। और अब अगर ऐसा है तो फिर मोदी केयर आपके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए। जिन पे ऊपर लोग भरोसा नहीं करते ना उनके लिए मोदी केयर जरूरी है, क्योंकि आपको एक मौका मिला है जहां पे आप अपने साथ ऐसे लोग क्रिएट कर सकते हो जो आपके ऊपर भरोसा करें, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, फेथ रखेंगे। किसी की मुश्किल में काम आ जाना यही भरोसा नहीं होता है, साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ा होना, इसको भरोसा कहते हैं, ठीक है। सो सर सुन तो है मेरे, मगर ज्वाइन नहीं करते, तो वो भरोसे वाले, फिर फेथ नहीं है। देखो फेथ का क्या मतलब होता है? फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ का मतलब ये होता है आपकी बेटी है, आपकी बेटी है और वो मुंबई जाना चाहती है अकेले, क्या करने? एक्टिंग। क्या करने? एक्टिंग। हीरोइन बनना चाहती है, हीरोइन, एक्ट्रेस। और वहां पे उसका कोई जानने वाला नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और रात बेरात उसको बाहर भी रहना पड़ सकता है, हो सकता है काम के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में। अब आप मुझे ये बताओ, आप उसे जाने दोगे या नहीं जाने? मुझे बताएं, माएं आप में से बहुत सारी बैठी होंगी, क्या आप उसे अकेले मुंबई जाने दोगे? नहीं जाने दे रहे ना? जानते क्यों नहीं जाने दे रहे आप? क्योंकि आपको उसके ऊपर यकीन नहीं है, फेथ नहीं, फेथ नहीं है कि ये कुछ कर पाएगी, ये अपने आप को संभाल पाएगी, ये कभी गलत नहीं करेगी कुछ, ये इसके साथ कभी गलत नहीं होगा। एक एज, मैं ये नहीं कह रहा कि 11 साल की बच्ची चल रही, एक एज के बाद डेफिनेटली एक एज तक आप उसे प्रोटेक्शन देते हो, है ना, लेकिन मैं उस एज की बात कर रहा हूँ, 18 साल 20 साल, अब वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है, पाना चाहती है, बाहर जाना चाहती है। अगर आपको फेथ होगा ना उसके ऊपर तो आप जाने दोगे उसे, और अगर फेथ नहीं होगा ना तो आप नहीं जाने दोगे। मान लो पास्ट में कुछ कारनामे हो रखे हैं, नहीं जाने देंगे। आप समझे फेथ क्या होता है? मैंने बड़ा क्रूशियल एग्जाम्पल लिया आपको, ठीक है। सो फेथ होता है यकीन कि यार ये कुछ कर रहा है ना तो ये गलत नहीं करेगा, ये सही करेगा, ये इसने कुछ सोचा है ना तो ये सही होगा। अभी उसको सामने वाले को अगर हम पे भरोसा नहीं है तो वो ये सोच रहा है यार ये गलत फंस गया लगता है, समझ गए बात को? फेथ मींस विश्वास, बिल्कुल ठीक, विश्वास। समझे इस बात को? नहीं समझे? ये बात क्लियर हो गई नहीं हुई? चलिए ग्रेट। सो जो ट्रस्ट वाले लोग हैं ना, ढूंढो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपसे जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी अभी शुरू हुई है। जब मोदी केयर में आप आते हो ना, इसके बाद आपकी जिंदगी शुरू हुई है, इतना ध्यान रखें, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुई है जिंदगी। अब मिलेंगे आपको फेथ वाले, आप बहुत सारे वो जो आपकी डाउनलाइन, जिनको आप अपनी हार्ट लाइन है ना, जिनको आप आगे बढ़ाओगे, ये फेथ करेंगे आपकी जिंदगी। मेरी अपलाइन अगर मुझे कहीं बुला लेना, मैं खट करके चला जाऊँ, रात को 2 बजे भी बुला लेती है ना तो चला जाऊँ, फेथ है मुझे, ठीक है। सो अब आप पे आपकी जिंदगी बदलने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हॉट, जिन लोगों से आपकी ना लगातार बातचीत होती रहती है, इनको ना सीधा इनवाइट करो। वॉर्म होते हैं जिनसे रेगुलर बात नहीं होती आपके। अच्छा, रेगुलर बात होने वाले कौन लोग होते हैं? मान लेते हैं आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं। वॉर्म में कौन लोग आएंगे? जो रिश्तेदार है या दोस्त है लेकिन साल में 1 बार बात हो रही है या 2 बार बात हो रही है, ये लोग होते हैं वॉर्म। और फिर होते हैं कोल्ड। कोल्ड वो लोग होते हैं जिनसे वर्षों हो गए बात किए हुए, ठीक है, वो लोग होते हैं कोल्ड कैटेगरी में। इवन जैसे कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है, तो स्ट्रेंजर जो है और उससे अभी अभी आपकी किसी से बात, किसी चीज को लेकर के बात हुई है, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हुई है लेट्स से, तो वो हॉट कैटेगरी में, तो उसको पहले इनवाइट करेंगे, ठीक है।
अभी तो कोल्ड है, इन कोल्ड को वार्म करेंगे। वार्म का मतलब ये है, अब इनसे ना पहले बात करना शुरू करो यार, इनको सीधा बिजनेस दिखाने की बात मत करो, वरना वो यही कहेगा फिर कि आज तक तो याद आई नहीं, आज खुद फंस गई तो मुझे भी फंसाने के चक्कर में जा रही है। ठीक है, तो पहले उनसे बात करो, पहले उनके करीब आओ, वार्म करो, वार्म के बाद उन्हें हॉट करो, और जैसे ही हॉट कर लो तब इनवाइट करो। ठीक है, तो जो वार्म है, वार्म को हॉट कैसे करना होता है, पहले उनसे जाओ, मिलो, थोड़ा उनके साथ बैठो, उठना बैठना शुरू करो, तब वो वार्म से हॉट में आएंगे, और हॉट को फिर आपने इनवाइट करना। समझ में आ गई बात कैसे करना है, कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट। ये हो गया ट्रस्टवर्दी, हॉट, वार्म, कोल्ड। ठीक है, अब जो अपॉइंटमेंट लेना है या जो इनवाइट आपको करना है, इसकी अप्रोच। अच्छा, अगर थक गए हैं तो आज के सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे, क्योंकि अभी नई चीज शुरू हो रही है इसमें, तो इसमें फ्रेश माइंड होना जरूरी है। ठीक है, आप लोग में से मैक्सिमम लोग अगर कहेंगे कि कंटिन्यू करें तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, आप कहेंगे अब रुक जाओ तो आप रुक जाएंगे। प्रिया जी कह रहे हैं थके नहीं, प्रिया जी नहीं थकते कभी। तो एक प्रिया जी ने कहा कंटिन्यू, और कोई कंटिन्यू? न्यू को न्यू सेशन में ही बताइए, न्यू को न्यू सेशन में। ठीक है, सीमा जी कह रहे हैं कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। चलो, अभी तक तो जितने जवाब आए हैं तो इसका मतलब कंटिन्यू ही है, ज्यादातर लोग कंटिन्यू ही कह रहे हैं, तो जवाब तक। ठीक है, सो अप्रोचेस फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब क्या क्या अप्रोच होती है? एक होती है डायरेक्ट अप्रोच, एक होती है डायरेक्ट अप्रोच। तो डायरेक्ट अप्रोच में आप सीधा इनवाइट करते हो। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? डायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये है कि मैं मोदी का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने मोदी का बिजनेस शुरू किया है, या मैंने एक बिजनेस शुरू किया, उसके प्रोडक्ट मुझे तुम्हें दिखाने हैं, या एक बिजनेस शुरू किया है और मैं चाहता हूँ तुम इसमें मेरे पार्टनर बनो। ठीक है, और हम दोनों अगर पार्टनरशिप में रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच, जहां पे आप सीधी सीधी बात बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है सजेशन, जहां पे आप सामने वाले से इन्विटेशन करते हुए अपॉइंटमेंट लेते हो, किस बेसिस पे? सुझाव लेने के बेसिस पे। तो इन लोगों के साथ आपने क्या करना है? कॉल करना है और उनसे मिलना है, मीट देम एंड बिल्ड योर रिलेशन, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। तो सुझाव वाली अप्रोच में आप क्या करते हैं कि मुझे ना आपसे कुछ चीज के ऊपर सजेशन लेना है, आपका फीडबैक लेना है ना, आपसे मैं आपका इनपुट चाहता हूँ। ठीक है, जैसे खासतौर से आपसे जो बड़े लोग हैं, या जहां पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे ना 100% ट्रस्ट वाली बात नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आप सुझाव की बात कर सकते हो कि आप ना अपना घर बहुत अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से संभालते हो, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स का मैंने बिजनेस शुरू किया है, इसके बारे में ना मुझे आपसे सुझाव चाहिए। आप बिजनेस बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत कामयाब इंसान हो, मुझे आपसे ना कुछ सुझाव चाहिए कि मैं जो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कैसे आगे ले जा सकता हूँ, इसलिए मुझे आपसे मिलना है। तो इनसे क्या करना है? कॉल करना है और मीट करना है और रिलेशन को बिल्ड करना है। ठीक है, सुझाव के बारे में, सजेशन। ठीक है, दूसरा होता है मिसकंसेप्शन। ठीक है, गलत फहमी। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों की ना गलत फहमी होती है कि चलो इसको अभी हम आगे अभी जब इसके इन्विटेशन के उस पर स्क्रिप्ट पे आएंगे ना तब कवर करूंगा, वरना समझ नहीं आएगा। फिर होता है एक्सपेंशन, मतलब आप अपने बिजनेस के विस्तार के लिए किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रही हूँ, समझ लीजिए इस बात को, मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके शहर में आप इसको बिल्ड करना शुरू करो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ना कुछ रेफरेंसेस चाहिए, कुछ ऐसे लोग जो जिंदगी में एम्बिशियस हो, कुछ करना चाहते हो, पाना चाहते हो, जिनके सपने हो, जो महीने का 2 से 3 लाख रुपया कमाना चाहते हो। इनडायरेक्ट अप्रोच, लेकिन एक्सपेंशन की अप्रोच। ठीक है, सो ये भी एक अप्रोच होती है। ओके, फिर एक होती है अप्रोच जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस। मैंने एक चीज शुरू की है और इसमें हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के कुछ डेमोस्ट्रेशन हैं, वो डेमोस्ट्रेशन में आपके साथ बैठ करके प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ठीक है, वो डेमोस्ट्रेशन मैं आपके साथ बैठ करके प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। स्टार्ट टॉकिंग एंड ब्रिंग देम टू वार्म हॉट कैटेगरी, इनसे बात करो, इनको वार्म हॉट कैटेगरी में लेकर के। फिर रेफरेंस, मतलब कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें हम शुद्ध गाय का घी ट्रेड कर रहे हैं, शुद्ध गाय का घी ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन ए है, और बहुत ही प्यारा स्वाद है इसका। क्या कहते हैं, खुशबू बहुत जबरदस्त है, और गाय का घी है, इसलिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। तुम आपके जानने में ऐसे कुछ लोग होंगे जो अपने घर पे घी इस्तेमाल करते हो, सिंपल सी बात। ठीक है, अभी वो 5-6-7 लोगों का नाम लेगा, वो बोले मैं भी करता हूँ यार, घी का बिजनेस शुरू किया, मुझे भी बताओ घी कैसा है। तो
इनडायरेक्ट भी रहा और रेफरेंस के बाद उससे रहा। फिर एक में आप डायरेक्टली रेफरेंसेस भी ले सकते हो। रेफरेंसेस कब ले सकते हो? या रेफरेंस के थ्रू भी बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से किसी का रेफरेंस लिया और उसने आपको बताया कि भाई ये गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बनाते हैं, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि यार मेरा जो हमारा जो कंपनी का जो घी है, ठीक है, अगर वो इस्तेमाल करें तो और ज्यादा गाजर का हलवा बढ़िया बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है। या उन्होंने आपका नाम मुझे सजेस्ट किया और उन्होंने बताया कि आप अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छी रखते हो, ठीक है। तो मैं एक तो उसी चीज के लिए आपसे बातचीत करना चाह रही थी कि कैसे आप अपने घर को इतना साफ रख पाते हो, और कुछ सजेशन था मेरे पास जो मैं आपको देना चाहूंगी, या कोई एक अच्छा बेहतर प्रोडक्ट है मेरे पास जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। उसके लिए रेफरेंस के बेस पे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बात करते को लेकर के बात करते हो। अभी हम लोग इनको करेंगे डिटेल में, एक एक चीज के ऊपर आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिंग। जब आपको करनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं FORM फॉर्मूला, ठीक है। FORM का क्या मतलब होता है? देखो, दो चीजें होती हैं, एक जो लोग आपके हॉट और वार्म लिस्ट में है, और एक वो जो कोल्ड या स्ट्रेंजर लिस्ट हो, ठीक है। दोनों से बात करने का तरीका अलग है। तो जो कोल्ड लोग हैं उनको वार्म करना है, वार्म को हॉट करना है। तो कोल्ड को वार्म करने के लिए तरीका क्या होता है? ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इसे हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग फॉर्मूला। और जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जब फाइनली इनवाइट कर रहे हो या आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तब भी इस फॉर्मूले को अपना सकते हो। लेकिन वहां पर किस तरीके से अपनाएंगे? इसे डिटेल तरीके में से अपनाएंगे जब हम आइस ब्रेकिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत टाइम हो गया किसी से बात किए, ठीक है, तब हम इसको थोड़ा डिटेल में अपना लेंगे। क्योंकि जब हम आइस ब्रेकिंग करते हैं तो वो कॉल आपकी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की हो सकती है। लेकिन जब आपकी इन्विटेशन या अपॉइंटमेंट की कॉल होनी है तो वो 2 मिनट से 3 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा ऊपर की नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप बात? ठीक है। आइस ब्रेकिंग कॉल लंबी हो सकती है। इन्विटेशन अपॉइंटमेंट की, चाहे ऑनलाइन सेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हो या अपॉइंटमेंट ले रहे हो, वो शॉर्ट कॉल रहेगी 2 मिनट से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ओके। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है, F से होती है फैमिली। सबसे पहले परिवार के बारे में बात करो, और कैसे हो, घर में सब कैसे है, मम्मी जी, पापा जी, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे। अब जैसे गोल्ड है, बहुत टाइम हुआ किसी से बात की, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, कौन सी क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में उनकी रुचि है, थोड़ा बच्चों के बारे में, ठीक है, और भाई साहब कैसे हैं, ठीक है, मम्मी जी कैसी हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा फैमिली के बारे में बात कर ली। तो इससे क्या है कि आपको जनरली हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, एक तो कि लोग घर में सब हेल्दी हैं, अगर नहीं है तो क्या चैलेंजेस हैं। दूसरा, आपको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में एक आइडिया लग जाता है कि बिटिया जो है वो तो डांस बहुत अच्छा करती है, उसको डांसिंग का बड़ा शौक है या सिंगिंग का बड़ा शौक है। तो आपको इंटरेस्ट समझ में आ गया कि भैया इनको बच्चा हॉबी बेस्ड पैशन अपनाना चाहता है या उस प्रोफेशन में जाने चाहेगा, तो फाइनेंशियल स्थिति इनकी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो जा पाएगा। तो आपको एक बेसिक नीड पता चल गई, है ना। वरना कोई भी बच्चे को सिंगर नहीं बनने देता अगर फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है तो ये ना, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे तब ये वाली जो नीड्स आपने जो आइडेंटिफाई किया ना, ये आपके काम आएगा। तो जब आप फैमिली की बात कर रहे हो तो आपने क्या करना है, ज्यादा डिटेल में घुसते नहीं चले जाना, अच्छा जी अच्छा उसका ये हो गया, वो हो गया, वैसा हो गया, नहीं। आपने नीड को कैप्चर करना है कि यार नीड कहाँ पे हो सकती है। हेल्थ को लेकर के नीड है, ब्यूटी को लेकर के नीड है, या प्रोफेशन को लेकर के नीड है, पैसे को लेकर के नीड है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आप ये ध्यान रखें फैमिली के बारे में जब बात आप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या होगा, जब आप फैमिली के बारे में बात करते हैं तो सामने वाले की क्लोजनेस बढ़ती है। देखो, जब भी मिलती है तो बच्चों के बारे में बात करती है, ठीक है, मम्मी जी के बारे में बात करती है, तो क्लोजनेस बढ़ती है। समझ में आ गया फैमिली? दूसरा, ऑक्यूपेशन। अब काम के बारे में बात करें, और आजकल क्या कर रही हो, भाई साहब क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें। कुछ नहीं, घर पे बैठी रहती हूँ खाली, मिल गया आपको नीड कि खाली बैठी है भाई मेरी बहन, यार बॉस से बहुत परेशान हूँ, मिल गई आपको नीड उसकी, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, नीड आइडेंटिफाई करना है। जब हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, तो हम फालतू में नहीं बात कर रहे हैं, हम उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने बात करनी शुरू करी और आपने फैमिली में पूछा कि यार और सब कैसे, वो नहीं मम्मी थी ना, सॉरी कोई भी फॉर एग्जाम्पल वो हॉस्पिटल में, ओहो यार ये तो बड़ी चैलेंजिंग बात है, कौन से हॉस्पिटल में, सब ठीक है, खैरियत है, चलो मैं तुमसे ना बाद में बात करूंगी। और मैं हॉस्पिटल भी, अगर आप वहीं रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो हॉस्पिटल भी जाइए, ठीक है। वरना आप उनको कह सकते हो मैंने यार ये तो गलत टाइम पे फोन किया, मैंने आपको आराम से बात करेंगे, ठीक है। आप उनका ध्यान रखो पहले। इससे एक फायदा ये हो जाता है कि उसका मूड क्या है, वो अभी आपसे बात करने की स्थिति में है या नहीं है, ये आपको पता चल जाता है। तो अगर नहीं है तो आपने जबरदस्ती बात को, नहीं 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 वो हमारा ऐसा, ये वो मोडिकेयर एंड प्रोडक्ट, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी अगर सिचुएशन ठीक नहीं है किसी की भी, ठीक है यार। फिर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि उनके पास क्या खाली समय होता है, क्या फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम को वो अपने कैसे बिताते हैं, क्योंकि उसी फ्री टाइम में वो आपके बिजनेस को कर सकते हैं, याद रखिए। दूसरा, क्या उनकी लाइफ में कोई इंजॉयमेंट है, क्या कभी मूवी देखने जाते हैं, बाहर जाते हैं, या निरस सी जिंदगी चल रही है, कभी देश विदेश घूमने जाते हैं, नहीं जाते हैं, कैसी जिंदगी है, रिक्रिएशन क्या है। क्योंकि जो लोग रिक्रिएट नहीं करते अपने आप को, जो लोग इंजॉय नहीं करते टाइम को या बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत होता है दोस्तों।
तो ऐसे लोगों को हेल्थ के भी इश्यूज होंगे, ब्यूटी के भी इश्यूज होंगे और चिड़चिड़ापन भी रहता होगा अगर ये बाहर नहीं जाते, निकलते नहीं है, टाइम वही सुबह से शाम एक ही चीज में निकल जाती है, नौकरी 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 या घर का काम घर का काम घर का काम। तो ये इनकी नीड समझो, फिर समझे बात को। न्यू सेशन में करेंगे, खत्म तो कर लूं, अभी एफओआरएम खत्म कर लेता हूं, ठीक है। आर हो गया, एम से होता है मनी। अब ये देखने की कोशिश करो कि पैसे की स्थिति घर पे कैसी चल रही है, इसको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा, और तुमने ये देखा, तुमने वो देखा, ठीक है, वहां गए थे नहीं गए थे, रिक्रिएशन से भी आप बात कर सकते हो। आपको आइडेंटिफाई, आप लोग अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें मुझे कोई फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना कि पैसे की स्थिति घर पे कैसी चल रही है। और कुछ तरीका आइडेंटिफाई ना हो तो ये बोल सकते हो आजकल सुना है बहुत पैसे छाप रही हो यार, ठीक है। अगर वो काम करती है, अगर हाउसवाइफ है तो आप ये डायलॉग नहीं बोल सकते, सुना है भाई साहब आजकल बहुत पैसे छाप रहे हैं। अब जब ये डायलॉग किसी को बोलोगे तो आंसर क्या आएगा, कैसे पैसे, कहाँ के पैसे, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तुम कह रही हो पैसे छाप रहे हो, समझ में आ गया। तो ये कुछ डायलॉग है जिसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एफओआरएम के बारे में बात करेंगे, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मन। इससे जरूरतें आइडेंटिफाई करनी है, इंपॉर्टेंट है, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी। अच्छा तो कहीं भी नहीं जाती, ठेस नहीं, आइडेंटिफाई करना, बाद में सॉल्यूशन देंगे, अभी नहीं देना सॉल्यूशन, क्योंकि अभी आपकी कॉल भी लंबी हो रखी है, 10 मिनट हो गए कॉल करते हुए, आइडेंटिफाई ही चल रहा है। अभी आपने कोई बात नहीं करनी है, कहीं के लिए इन्वाइट नहीं करना। देखो ओल्ड वालों को एकदम इन्वाइट मत करना, नुकसान हो जाएगा। ओल्ड वाले या बॉम्ब वालों को एकदम इन्वाइट मत करना, ठीक है। पहले रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, बेटर करो, नीड को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि लिस्ट में लिखना है ये एम्बिशियस है, नीडी है, यंग है, लेडी है, ट्रस्टवर्दी है, हॉट है, ये ब्यूटी की जरूरत है, मनी की जरूरत है, वेलनेस की जरूरत है, ये लिस्ट में मेंशन करना है। पहले काम वो वाला पूरा करो जाके, ठीक है। सो इसलिए इनको अभी इनवाइट नहीं करना, अपॉइंटमेंट नहीं लेना, ठीक है। पहले थोड़ी रवा करना है। तो एफओआरएम आइस ब्रेकिंग का काम करेगा, और फिर जब आप इनवाइट करोगे तब आप फिर एफओआरएम की बात करोगे। तुमने मुझे बताया था कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, पैरों में बहुत दर्द होता है। तुमने मुझे बताया था कि जिंदगी एकदम बोरिंग सी हो गई है, कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है। तुमने मुझे बताया था कि खाली रहते हैं, उस समय में कुछ करने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तुमने मुझे बताया था कि पैसे की जरूरत है, तुमने मुझे बताया था कि बच्चों की फीस जाननी है, तुमने मुझे बताया था कि ऐसा होना है, ठीक है। सो एफओआरएम तब बात करेंगे फिर से, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग का ये पहला चरण, ओके। सो वंडरफुल, ग्रेट। आज के सेशन को अब यहीं पे थामते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सेशन डेफिनेटली, मुझे लगता है, क्योंकि ये मेन क्रक्स है। देखो मैक्सिमम लोग आपको जो छोड़ देते हैं ना इस बिजनेस को, वो अपने फर्स्ट 90 डेज में छोड़ देते हैं। और ये फर्स्ट 90 डेज में भी मैं ये कहता हूँ वो 10 से 30 दिन में कई लोग तो छोड़ देते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन आता है, सर ज्वाइन कर लिया आप प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, ज्वाइन कर लिया आप फोन नहीं उठाते हैं, ज्वाइन कर लिया मीटिंग में नहीं आते। तो ज्वाइन किया था तो क्या हुआ, ऐसा ये होता है कि उनको सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, ठीक है। कैसे काट लेता है, अभी नॉलेज थी नहीं, 2-4 लोगों से बात करते हैं और कहानी हो जाती है खराब। तो ये जो इनविट, अच्छा इवन बड़े से बड़े लोगों को भी ना इनवाइट करने में एक झिझक होती है, ठीक है। ये स्किल अगर आपने सही तरीके से डेवलप कर ली अपने अंदर इनविटेशन की, तो आपको फिर इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। तो पहले अपने अंदर का डर भगाना है, फेथ क्रिएट करना है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, ठीक है। लोगों से बातचीत करनी शुरू कर, लिस्ट बनानी है, लिस्ट जरूर बनानी है, जरूर 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 बनानी है। इवन आप अगर स्ट्रेंजर्स के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो भी लिस्ट बनाओ, अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो भी उनकी लिस्ट बनाओ, फिर क्वालिफाई करो, फिर प्लान प्रेजेंटेशन रखो, डेमो दिखाओ, ओके। चलो दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी आप सबकी, आपने सेशन को अटेंड किया, कर्म किया आपने, अच्छा लगा। कैसा लगा आज का सेशन, इसको चैट में जल्दी से मेंशन कर दो, क्या क्या सीखा आपने वो भी चैट में मेंशन कर दो। एंड शुभ रात्रि मेरी तरफ से, गुड नाइट, शबा खैर, अल्लाह हाफिज, राम राम जी। थैंक यू जी।